मेडिसिन में अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। जीवाणु जनित रोग, इसके अंदर पिछली क्लास में अपन ने साल्मोनेलोसिस कंप्लीट किया था। साल्मोनेलोसिस के सबसे पहले अपन ने उपनाम देखे थे, उसके ईटियोलॉजी के बारे में देखा था, रोग कारक कौन सा था, एपिडेमियोलॉजी किस प्रकार फैलता है, पैथोजेनेसिस देखी थी इसकी। इसके अलावा क्लिनिकल साइंस, इसके डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल, वो सारी चीज़ें अपन देखी थी। नेक्स्ट अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, नया डिजीज ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर जिसको लंगड़ा बुखार भी कहा जाता है। लंगड़ा बुखार, अब इसके नाम से ही पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके लक्षण क्या होंगे। देखो, लंगड़ा बुखार का मतलब होता है कि पशु जो होता है लंगड़ा के चलता है। इसके अंदर क्या होता है, लंगड़ा के चलता है। अब वो किस वजह से चलता है वो आगे अपन सारा इसमें डिटेल से देखेंगे। ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर का क्या मतलब होता है, ब्लैक क्वार्टर का मतलब होता है जो पशु के क्वार्टर होते हैं, माने पीछे वाला जो हिस्सा होता है, मतलब हाइंड लिम्ब जो होते हैं उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है। पशु का जो हिस्सा होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। अब वो क्यों होता है ब्लैक कलर का, वो भी आगे अपन पढ़ेंगे। तो उसी आधार पर इस डिजीज का नाम क्या पड़ा, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ा बुखार। इसके कई उपनाम हैं जो भी आपको याद रखने। उपनाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि जहरबाद, इसको जहरबाद भी कहा जाता है। इसके अलावा काला बुखार भी इसको कहा जाता है, काला बुखार भी इसको कहा जाता है, जहरबाद, काला बुखार, क्वार्टर इल, क्वार्टर इल भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा एम्फाइसीमेटिस गैंग्रीन, एम्फाइसी गैंग्रीन, गैंग्रीन का मतलब क्या होता है, गलना। पिछली क्लास में बताया मैंने, गैंग्रीन का मतलब क्या होता है, गलना। इसके अलावा ये सारे नाम जो हैं किसके हैं, उपनाम। ब्लैक क्वार्टर को लंगड़ा बुखार भी कह सकते हैं, या इसको जहरबाद, काला बुखार इस नाम से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और क्वार्टर इल इस नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि ब्लैक क्वार्टर के नाम से तो आता ही है, ब्लैक क्वार्टर के नाम से या लंगड़ा बुखार के नाम से ये तो आते ही है। इसके अलावा काला बुखार के नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा क्वार्टर इल के नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये हो गए इसे उपनाम। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा कैटल, बफेलो, कैटल, बफेलो और सीप, इनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। कैटल, बफेलो और सीप को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। कैटल, बफेलो, सीप को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। कभी कभी हॉर्स को भी अफेक्ट कर सकता है, कभी कभी इससे जो हॉर्स होते हैं वो भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। इसके अगर लक्षणों की अगर बात करते हैं तो लक्षणों में जैसे कि पैर को लंगड़ा के चलना, पैर को लंगड़ाना। इसके अलावा इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है, पैरों में शोध, इन्फ्लामेशन, सही है। इसके अलावा अचानक से मृत्यु होना, अचानक से मृत्यु होना। अचानक से मृत्यु होने का मतलब है कभी कभी जो पशु होता है वो बिना लक्षण प्रदर्शित किए भी अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, बिना लक्षण प्रदर्शित किए। यानी कि जो पशु है लक्षण प्रदर्शित नहीं करता कई बार, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब लक्षण प्रकट होंगे उसके 2 या 3 दिन के अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है। जब लक्षण प्रकट होते हैं और अगर टाइम पर उसको इलाज नहीं मिलता है, पशु को अगर टाइम पर इलाज नहीं मिलता है तो पशु की 1 से 2 दिन या अपन कह सकते हैं 3 दिन में ही पशु की मृत्यु हो जाती है। इसे इसको बोला जाता है अचानक से मृत्यु होना भी इसका लक्षण हो गया। इन्फ्लामेशन की कंडीशन होना, शोध होना या पैर को लंगड़ाना, ये इसके मुख्य लक्षण हो गए। दोबारा देखो,
उपनाम कौन कौन से हैं? जहरबाद, काला बुखार, क्वार्टर इल, एम्फाइसमेटस, गैंग्रीन, ये इसके क्या हो गए? उपनाम हो गए। कैटल, बफेलो और शीप में ये सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा कभी कभी ये हॉर्स में भी देखने को मिलता है। इसके लक्षणों की अगर बात करते हैं, पैर को लंगड़ा के चलना, इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है पैरों के अंदर, या अचानक से पशु की मृत्यु होना, ये इसके लक्षण हो गए। अब रोग कारक की बात करते हैं। एटियोलॉजी, रोग कारक, रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम चौवाई, क्लोस्ट्रीडियम चौवाई बैक्टीरिया है, एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। क्लोस्ट्रीडियम चौवाई, ये आपको नाम याद रखना है। जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम चौवाई, जिसकी वजह से कौन सा रोग होता है? लंगड़ा बुखार या ब्लैक क्वार्टर रोग होता है। अब इसके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं? क्लोस्ट्रीडियम चौवाई के कैरेक्टर क्या होते हैं? एक तो एक अवायवीय होता है। अवायवीय का मतलब होता है इसको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अवायवीय श्वसन कर सकता है। इसके अलावा छड़नुमा, छड़ के समान इसकी संरचना होती है, छड़नुमा हो गया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, छड़नुमा, अवायवीय शोषण करने वाला। इसके अलावा गतिशील, हो गया। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो है बीजाणु निर्माण करने वाला जो है, बीजाणु निर्माण करता है, मतलब स्पोर फॉर्मिंग कंडीशन इसमें पाई जाती है। स्पोर फॉर्मिंग का मतलब होता है कि बीजाणु का निर्माण करता है। बीजाणु जो होते हैं, इसके बीजाणु वो कई वर्षों तक मिट्टी के अंदर पाए जा सकते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। जैसे कि अपने ये चीज़ इसमें कौन सी डिजीज में देखी थी? सबसे पहले अपने डिजीज पढ़ा था एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स में भी अपन ने देखा था बीजाणु का निर्माण करने वाला बैक्टीरिया था, जीवाणु था जो बीजाणु का निर्माण कर रहा था। उसके बाद में कोई बैक्टीरिया ऐसा नहीं आया जो बीजाणु का निर्माण करता है। इसके बाद में ये जो ब्लैक क्वार्टर का क्लोस्ट्रीडियम चौवाई जो बैक्टीरिया है वो है बीजाणु निर्माण करने वाला। एंथ्रेक्स के बाद में यही है जो बीजाणु का निर्माण करता है। बाकी सब अपन ने पिछले जो पढ़े थे उनमें किसी में बीजाणु निर्माण नहीं आया था एंथ्रेक्स के अलावा। ये हो गया इसके बारे में। रोग कारक क्लोस्ट्रीडियम चौवाई जो होता है अवायवीय होता है, छड़नुमा होता है, संरचना इसकी ग्राम पॉजिटिव होता है और गतिशील होता है। इसके अलावा बीजाणु का निर्माण स्पोर फॉर्मिंग कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। अब बीजाणु का निर्माण कर रहा है तो कई वर्षों तक यह मिट्टी के अंदर उपस्थित हो सकता है, कई वर्षों तक मिट्टी में उपस्थित हो सकता है। कई वर्षों तक ये बीजाणु मिट्टी में उपस्थित रह सकते हैं। सही है। इसके अलावा वातावरण के परिवर्तनों से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जैसे कि फिनोल, एल्कोहल आदि, जिनसे पशुशाला की सफाई की जाती है, बर्तनों की सफाई की जाती है, डिसइंफेक्टेंट यानी जीवाणुओं को मारने के लिए, तो इनका डिसइंफेक्टेंट का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ध्यान रखना, इनके बीजाणुओं के ऊपर डिसइंफेक्टेंट का कोई असर नहीं होता, जैसे कि फिनोल, एल्कोहल, इनका कोई असर नहीं होता। पर्यावरण परिवर्तन का कोई असर नहीं होता, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, इन बीजाणुओं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये गर्मी में भी अपना अफेक्ट ज़्यादा दिखाते हैं या बारिश के समय में अपना अफेक्ट ज़्यादा दिखाते हैं। लेकिन अगर सर्दी की बात करें जो अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है उस समय की बात करें तो ये जो बीजाणु होते हैं वो मिट्टी के अंदर कई वर्षों तक वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन
जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है तो इसके ऊपर, इन बीजाणुओं के ऊपर इनका कोई असर नहीं होता, इन बीजाणु नष्ट नहीं होते, चाहे वो कोई सा ही मौसम हो। लेकिन जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है इन बीजाणुओं के लिए, अनुकूल परिस्थितियाँ मैंने बताई गर्मी का मौसम और बरसात का मौसम, तो उस समय के अंदर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ये किसके बारे में, रोग कारक के बारे में। रोग कारक का नाम आपको ध्यान रखना है, क्लोस्ट्रीडियम चौवाई, क्लोस्ट्रीडियम चौवाई। नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मतलब इसका फैलाव किस प्रकार होता है। सबसे पहले तो ये जो पशु में अगर ये जाता है तो ये मिट्टी के द्वारा जाता है। पशु में अगर ये संक्रमण उत्पन्न करता है तो मिट्टी के द्वारा करता है। और मिट्टी में ये कहाँ से आता है, मिट्टी में आता है संक्रमित पशु के गोबर से, संक्रमित पशु के मल से, या अपन कह सकते हैं किसी भी अगर संक्रमित पशु का अगर पोस्टमार्टम किया जाता है, संक्रमित पशु के मृत शरीर का पोस्टमार्टम अगर किया जाता है तो उस समय भी ये क्या होते हैं, ये पशु से शरीर से बाहर निकल के मिट्टी में आ जाते हैं। या तो संक्रमित पशु के मल से शरीर के बाहर आते हैं जो आके मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी संक्रमित पशु के मृत शरीर का अगर पोस्टमार्टम किया जाता है तो भी ये जो जीवाणु है, जीवाणु के बीजाणु, ये जीवाणु के बीजाणु जो होते हैं वो मिट्टी में आके मिल जाते हैं। और मिट्टी में मिलने के बाद ये किसी भी तरीके से पशु के शरीर में जा सकते हैं। जैसे कि किसी घाव की वजह से, अगर शरीर के ऊपर कोई घाव है तो उसकी वजह से अगर वो मिट्टी के संपर्क में आता है घाव, तो उस मिट्टी से वो शरीर में जा सकते हैं। या अपन कह सकते हैं किसी भी पानी के द्वारा शरीर में जा सकते हैं, किसी भोजन के द्वारा शरीर में जा सकते हैं। तो इस प्रकार इनका फैलाव होता है। इन बीजाणुओं की अगर बात करते हैं तो बीजाणु सक्रिय कौन सी अवस्था में होते हैं, ये बारिश के समय में, बारिश की ऋतु में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। अपन कह सकते हैं वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक सक्रिय, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक सक्रिय बीजाणु जो होते हैं वर्षा ऋतु में सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं। अगर अपन केटल की बात करें, गाय की बात करें, तो गाय में ये गर्मी के मौसम में अफेक्ट रहते हैं। गर्मी के मौसम में ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं। गाय की बात करें तो गाय में गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं। और अगर अन्य पशुओं की बात करें जैसे कि बफेलो, शीप, गोट, उनके अंदर वर्षा ऋतु के अंदर ये अपना प्रभाव सर्वाधिक दिखाते हैं। इसके अलावा 6 महीने से कम उम्र के पशुओं में, 6 महीने से कम तथा 3 माह से ज़्यादा उम्र के पशुओं में अधिक प्रभावित होते हैं। 6 माह से कम उम्र के पशु तथा 3 माह से ज़्यादा उम्र के पशु जो होते हैं उनके अंदर ये सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 6 महीने से कम उम्र के पशु तथा 3 माह से ज़्यादा उम्र के पशुओं में ये सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। तो ये हो गई इसकी एपिडेमियोलॉजी। और अगर मृत्यु दर की बात करें, मोर्टिलिटी की बात करें, तो इसमें मोर्टिलिटी होती है वो 100% तक हो सकती है। अगर किसी झुंड के अंदर या किसी पशु में, किसी भी झुंड में अगर ये रोग फैलता है, ये एक पशु से दूसरे पशु में बहुत जल्दी फैलता है, इसलिए इसका फैलाव भी जल्दी होता है। और इसका जो अगर एक बार ये पशु किसी झुंड के अंदर ये चला गया तो उसमें जो मोर्टिलिटी होती है वो लगभग 100% होती है। मतलब सभी पशुओं को ये अपनी चपेट में ले सकता है, लगभग सभी पशु इसमें मृत हो सकते हैं। इसलिए जो मोर्टिलिटी होती है वो लगभग 100% इसकी होती है। एपिडेमियोलॉजी में देखो फैलाव होता है वो मिट्टी के द्वारा होता है। मिट्टी में कहाँ से आता है, मिट्टी में आता है संक्रमित पशु के मल से आता है। और अगर संक्रमित पशु के
शरीर का पोस्टमार्टम करते हैं तो उससे भी जो बीजाणु होते हैं वो शरीर से बाहर आ जाते हैं और कई वर्षों तक मिट्टी के अंदर जीवित रह सकते हैं। बीजाणु जो होते हैं वर्षा ऋतु में सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं, लेकिन अगर केटल की बात करते हैं तो केटल में गर्मी के मौसम में, गर्मी के ऋतु में, ये ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसके अलावा 6 महीने से कम उम्र के पशु तथा 3 महीने से ज़्यादा उम्र के पशुओं में ये अपना जो प्रभाव होता है वो सर्वाधिक दिखाते हैं। मोटिलिटी की अगर बात करें तो इसमें मोटिलिटी होती है 100% तक हो सकती है। अगर किसी झुंड के अंदर ये चले जाते हैं, झुंड के अंदर अगर ये बैक्टीरिया अगर पहुंच जाता है तो उन पशुओं की मोटिलिटी होती है वो 100% तक हो सकती है। इसका अगर टाइम पे इलाज नहीं किया जाए तो पशु की मृत्यु भी निश्चित है। 100% सारे पशुओं की मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसकी मोटिलिटी रेट जो होती है वो 100% तक इसमें होती है। ये हो गई इसकी एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट आती है पैथोजेनेसिस। ये शरीर में किस प्रकार जाता है और किस प्रकार ये ब्लैक कलर उत्पन्न करता है। पैथोजेनेसिस रोगजनकता। रोगजनकता पैथोजेनेसिस मैंने आपको बताया कि इसका जो घाव ये जो फैलता है ये मिट्टी के द्वारा फैलता है, मिट्टी के द्वारा स्वस्थ पशु में जाता है। और मिट्टी के द्वारा स्वस्थ पशु के शरीर में कैसे जाता है, या तो संक्रमित पानी से जा सकता है, संक्रमित भोजन से जा सकता है, या इसके अलावा घाव के द्वारा भी ये शरीर में प्रवेश कर सकता है। अब शरीर में प्रवेश करेगा तो मान लो आहार नाल में गया, पहले आहार नाल में गया, आहार नाल में जाने के बाद एक किस में जाता है, रक्त में जाता है। रक्त में जाने के बाद ये क्या करता है, रक्त में विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है। रक्त में विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है। अब ये विषैला पदार्थ उत्पन्न हो गया, रक्त के अंदर विषैला पदार्थ की मात्रा बढ़ गई, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, टॉक्सीमिया। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, टॉक्सीमिया। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, टॉक्सीमिया। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि फीटल सिस्टेमिक टॉक्सीमिया, इस कंडीशन को बोल सकते हैं फीटल सिस्टेमिक टॉक्सीमिया। फीटल सिस्टेमिक टॉक्सीमिया मतलब रक्त के अंदर आहार नाल में जाएगा, आहार नाल में इसके बीजाणु जाएंगे। पहले सबसे पहले आहार नाल में क्या गया था, बीजाणु। ये बीजाणु आहार नाल में गया था, आहार नाल में जाने के बाद ये वहाँ पे जीवाणु उत्पन्न करता है। यानी जो बैक्टीरिया है ये बीजाणु जो है शरीर में जाके जीवाणु उत्पन्न करता है। बीजाणु बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसी जीवाणु को बीजाणु बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका मतलब होता है बीजाणु जो होते हैं इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। बीजाणु के अंदर जीवाणु पाए जाते हैं। मान लो ये जीवाणु है, ये तो इस जीवाणु के ऊपर एक कवरिंग और पाई जाती है, एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग, एक बहुत ही दृढ़ कवरिंग पाई जाती है, जिसके ऊपर किसी भी डिसइंफेक्टेंट का असर नहीं होता, पर्यावरण परिवर्तन का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, चाहे वो बरसात हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर एक कवरिंग उत्पन्न हो जाती है, एक लेयर उत्पन्न हो जाती है जो इस जीवाणु को बचाए रखती है, जीवाणु को बाहरी पदार्थों से बचाती है। तो इसको बीजाणु कहा जाता है, इस कंडीशन को बीजाणु कहा जाता है। अब जैसे ये मिट्टी के अंदर, तभी तो मिट्टी के अंदर कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या पाया जाता है, इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, और कवरिंग होती है वो इसको, इसके अंदर उपस्थित जीवाणु को बचाती है, इसके अंदर उपस्थित बैक्टीरिया जो होता है उसको बचाती है। अब ये बीजाणु शरीर के अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद ये इसकी कवरिंग हट जाएगी, क्या हो जाएगी, कवरिंग हट जाएगी, और जो बचा हुआ पार्ट है जीवाणु बैक्टीरिया वो शरीर के अंदर आ जाएंगे। अब जीवाणु शरीर के अंदर आएंगे, जीवाणु शरीर के अंदर आएंगे तो ये रक्त में जाएंगे, सही है, रक्त में जाएंगे, रक्त में जाने के बाद विषैला पदार्थ उत्पन्न करेंगे, और ये विषैला पदार्थ जो है वो क्या उत्पन्न करता है, फीटल सिस्टेमिक टॉक्सीमिया की कंडीशन उत्पन्न कर देता है। विषैला पदार्थ, रक्त के अंदर विषैला पदार्थ की मात्रा बढ़ गई, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, फीटल सिस्टेमिक टॉक्सीमिया। क्या कहा जाता है, फीटल सिस्टेमिक टॉक्सीमिया। अब जैसे ये फीटल सिस्टेमिक टॉक्सीमिया जो उत्पन्न होती है, मतलब विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है, ये विषैला पदार्थ कहाँ जाता है, ये विषैला पदार्थ जाएगा शरीर की बड़ी मांसपेशियों में। कहाँ पे जाएगा, शरीर की
बड़ी मांसपेशियां, और शरीर की बड़ी मांसपेशियां हाथ पैरों की मांसपेशियां होती है। हाथ की मांसपेशी, पैरों की मांसपेशी, कंधे की मांसपेशी, ये सारी बड़ी मांसपेशियां होती है। और जो ये पदार्थ होता है विषैला पदार्थ कहाँ जाएगा? टॉक्सिन उत्पन्न करने के बाद शरीर की बड़ी मांसपेशियों के अंदर जाएगा। अब ये जैसे मांसपेशियां कौन सी होगी? जैसे कि फोरलिम्ब की, आगे वाले पैर की मांसपेशियां, हाइंड लिम्ब, पीछे वाले पैर की मांसपेशियां, शोल्डर, शोल्डर यानी कि कंधे की मांसपेशियां, हिप, हिप की मांसपेशियां, ये सारी बड़ी मांसपेशियां होती है। तो ये टॉक्सिमिया ये पदार्थ होता है विषैला पदार्थ, ये कहाँ जाता है? उसके बाद में फोरलिम्ब के अंदर जाता है, हाइंड लिम्ब के अंदर जा सकता है, और शोल्डर के अंदर जा सकता है, या हिप की मांसपेशियों में जा सकता है। अब ये इन मांसपेशियों में जाने के बाद क्या करता है? एक कंडीशन उत्पन्न करता है जिसको बोला जाता है इन्फेक्शियस नेक्रोटाइजिंग मायोसिस। इन्फेक्शियस नेक्रोटाइजिंग मायोसाइटिस। इन्फेक्शियस नेक्रोटाइजिंग मायोसाइटिस, नेक्रोटाइजिंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे जो मांसपेशियां होती है, फोरलिम्ब की मांसपेशी, हाइंड लिम्ब की मांसपेशी, शोल्डर की मांसपेशी और हिप की मांसपेशी, इनको धीरे धीरे इनकी कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाता है। इनकी कोशिकाओं को, ये विषैला पदार्थ होता है, ये बड़ी मांसपेशियां होती है, इनको धीरे धीरे नष्ट करने लग जाता है। और कौन सी कंडीशन उत्पन्न कर देता है? इन्फेक्शियस नेक्रोटाइजिंग मायोसाइटिस कंडीशन यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। मतलब जो कोशिकाएं नष्ट होती है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इन्फेक्शियस नेक्रोटाइजिंग मायोसाइटिस। अब ये कंडीशन उत्पन्न हो गई तो इसका मतलब है कि शरीर में जो मांसपेशियां होती है इसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। मांसपेशियों में डीजनरेशन, मांसपेशियों में डीजनरेशन मतलब मांसपेशियां जो होती है वो काली पड़ने लग जाती है धीरे धीरे। इसके अलावा इसकी कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है मांसपेशियों का डीजनरेशन। मांसपेशियों में डीजनरेशन होगा तो इसमें उपस्थित जो शर्करा होती है, शर्करा का किण्वन होगा, शर्करा में किण्वन की प्रोसेस चलेगी, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस चलेगी। इस फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से शरीर के अंदर H2S उत्पन्न होती है। क्या होती है? H2S गैस उत्पन्न होती है, ये एक प्रकार की गैस है, H2S गैस उत्पन्न करती है। यह H2S गैस किसके साथ मिलती है? आयरन के साथ मिलती है। शरीर में उपस्थित आयरन के साथ मिलकर क्या बनाती है? आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड क्या बनाती है? आयरन सल्फाइड बनाती है। और ये जो आयरन सल्फाइड जो है वो एक काला कलर का होता है, इसका रंग कौन सा होता है? काला। आयरन सल्फाइड का जो रंग होता है वो काला होता है, और ये जाके मांसपेशियों में जमा हो जाता है। मांसपेशियों में जमा हो जाता है। क्या होता है? ये मांसपेशियों में जमा हो जाता है, और इस वजह से जो मांसपेशियां होती है वो काले कलर की दिखाई या महसूस होती है। दोबारा पैथोजेनेसिस एक बार दोबारा देखना, पैथोजेनेसिस एक बार दोबारा देखना। सबसे पहले जो बीजाणु होते हैं मिट्टी में पाए जाते हैं, कई वर्षों तक मिट्टी में जीवित रह सकते हैं। अभी मिट्टी से कहाँ जाएंगे? शरीर के आहार नाल में जाएंगे, पशु के किसी भी भोजन के द्वारा अपन कह सकते हैं, या मिट्टी खाने की वजह से, भोजन की वजह से, पानी की वजह से ये आहार नाल में चले जाएंगे। आहार नाल में जाने के बाद या ये डायरेक्ट रक्त में भी जा सकते हैं। डायरेक्ट रक्त में कैसे? अगर किसी घाव के संपर्क में ये आते हैं, ट्रूमा के संपर्क में अगर ये आते हैं, किसी चोट के संपर्क में आते हैं, तो भी वो रक्त में जा सकते हैं। रक्त में जाने के बाद यहाँ जीवाणु उत्पन्न होता है। बीजाणु जो होते हैं जीवाणु का निर्माण करते हैं। जीवाणु जो होते हैं विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये जीवाणु शरीर के अंदर विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं, और ये विषैला पदार्थ क्या कहलाता है? टॉक्सिमिया कंडीशन उत्पन्न करता है, जिसको फीटल सिस्टेमिक टॉक्सिमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? फीटल सिस्टेमिक टॉक्सिमिया। ये फीटल सिस्टेमिक टॉक्सिमिया शरीर की बड़ी बड़ी मांसपेशियां जो होती है वहाँ पे जाता है, जैसे कि फोरलिम्ब के अंदर, हाइंड लिम्ब के अंदर, शोल्डर जो शोल्डर की मांसपेशियां होती है, हिप की मांसपेशियां होती है, वहाँ पे जाएगा। शरीर की बड़ी मांसपेशियां जैसे कि फोरलिम्ब की मांसपेशियां, हाइंड लिम्ब की मांसपेशियां, शोल्डर की मांसपेशियां और हिप की मांसपेशियों में जाता है। अब
इन मांसपेशियों में जाएगा तो वहाँ पे उनकी कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करेगा, और नष्ट होने के बाद जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है इन्फेक्शियस नेक्रोटाइजिंग मायोसाइटिस। इन्फेक्शियस नेक्रोटाइजिंग मायोसाइटिस। अब ये कंडीशन उत्पन्न होती है, इसके बाद में मांसपेशियों में डीजनरेशन, यानी मांसपेशियां धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। मांसपेशियों में डीजनरेशन उत्पन्न हो जाता है। उस डीजनरेशन की वजह से क्या होता है, शर्करा का किण्वन होने लग जाता है। जो मांसपेशियों में जो शर्करा होती है उसका किण्वन होता है वो प्रारंभ हो जाता है, किण्वन होने लगता है। इस किण्वन की वजह से शरीर के अंदर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, H2S गैस उत्पन्न होती है, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होती है, और ये मांसपेशियों में उपस्थित आयरन के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, आयरन सल्फाइड। किसका निर्माण करती है, आयरन सल्फाइड का निर्माण करती है, जिसका रंग ब्लैक होता है, सही है। और इस ब्लैक, ये जो आयरन सल्फाइड होता है वो मांसपेशियों में जमा होने लग जाता है। शरीर की बड़ी मांसपेशियां जो होती है उनके अंदर जाके जमा होने लग जाता है। इस वजह से वहाँ जो मांसपेशियों का कलर होता है वो काला कलर हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक वाटर। और मांसपेशियों में डिजनरेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। आयरन सल्फाइड होता है, आयरन सल्फाइड क्या करता है, वहाँ पे सूजन उत्पन्न करता है और दर्द महसूस करवाता है, जिसकी वजह से जो पशु होता है लंगड़ा के चलता है, इसलिए इसको लंगड़ा बुखार भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें और लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सीवियर टॉक्सीमिया, या कार्डियक मायोसाइटिस। कार्डियक मायोसाइटिस या सीवियर टॉक्सीमिया की वजह से पशु की मृत्यु भी हो जाती है, पशु की मृत्यु भी हो जाती है। किसकी वजह से, सीवियर टॉक्सीमिया। सीवियर टॉक्सीमिया मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रक्त में जहर फैल जाता है, जिसकी वजह से। और कार्डियक मायोसाइटिस मतलब कार्डियक जो हृदय होता है उसकी जो कोशिकाएं होती है धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, जिस वजह से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। ये हो गया इसका पैथोजेनेसिस। बाकी अपन इसके लक्षण देखेंगे, लक्षणों के बाद इसका विभेदीय डायग्नोसिस देखेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फिर उपचार देखेंगे, रोकथाम और ट्रीटमेंट। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना।